दोस्तों, आज 10 मई 1857 है और मेरठ की इस छावनी में विद्रोह की आग भड़क चुकी है। अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चल चुकी है। अभी हम दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, बहादुर शाह जफर को फिर से हिंदुस्तान का बादशाह बनाने। लेकिन दोस्तों, ये क्रांति ऐसे अचानक नहीं हुई है, इसके पीछे सालों पुराने कारण हैं। आप बस वीडियो अंत तक देखना, आपको सारा सीन ब्रेन बोर्ड भाई मूवी की तरह दिखाएंगे और पेपर में इस टॉपिक से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। भागो! साथियों, इस क्रांति को आप तब अच्छे से समझोगे जब आपको उस दौर के हालात पता होंगे। आइए शुरू से शुरू करते हैं। पहले आपको सामाजिक और धार्मिक कारण समझाता हूं। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज और धर्म में लगातार हस्तक्षेप ने भी लोगों के अंदर गहरा असंतोष पैदा कर दिया था। देखो कैसे कपड़े पहनकर आ गए हैं, शर्म आनी चाहिए इन्हें, ये हमारी संस्कृति नहीं है। अंग्रेजों के रहन सहन, खान पान, पहनावा और सामाजिक व्यवहार का प्रभाव भारतीयों की पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं पर पड़ने लगा था, जिससे ये डर पैदा हो गया कि अंग्रेज भारतीय समाज की मूल संरचना को बदलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। हालांकि ये एक सामाजिक सुधार था, लेकिन उस समय भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग ने इसे अपने धार्मिक रीति रिवाजों में सीधा हस्तक्षेप माना। इसके अतिरिक्त 1850 में पारित रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत यदि कोई भारतीय ईसाई धर्म अपना लेता था तो उसे अपने पैतृक संपत्ति के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता था। तुम्हें नई खबर पता चली क्या? अब अगर कोई ईसाई धर्म अपना ले तो उन्हें सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। अब ऐसे तो यार नौकरी के लालच में सब ईसाई बन जाएंगे। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसे भी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखा गया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार और मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों ने भी इस भय को और बढ़ा दिया। यहां तक कि रेलवे और टेलीग्राफ जैसी आधुनिक तकनीकों को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा, क्योंकि लोगों को लगता था कि इनके माध्यम से अंग्रेज उनके धर्म और सामाजिक परंपराओं को नष्ट करना चाहते हैं। आइए अब राजनीतिक कारण समझते हैं। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य अब केवल व्यापार नहीं रहा था, बल्कि पूरे भारत में अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना था। इसके लिए अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति अपनाई जिसने भारतीय शासकों के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इस नीति का नाम था व्यपगत का सिद्धांत, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने 1840 के दशक के अंत में लागू किया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक का कोई सगा पुत्र नहीं है तो वो किसी को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता, और जैसे ही उस शासक की मृत्यु होती उसकी रियासत सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर ली जाती। इस नीति के माध्यम से अंग्रेजों ने सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, नागपुर को 1854 में और झांसी को 1853 में अपने अधिकार में ले लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को भी झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई। इससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज अब भारतीय राजाओं के अधिकारों को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज यहीं नहीं रुके। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने हमारे अवध को भी कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया है। जो कल तक नवाब के प्रति वफादार थे, आज वो ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे थे। आइए अब आर्थिक कारण को भी समझ लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों और जमींदारों पर भारी भरकम लगान लगाया जा रहा था और कर वसूली के तरीके इतने कठोर थे कि समय पर भुगतान न करने पर उनकी भूमि जब्त कर ली जाती थी। परिणाम स्वरूप कई किसानों को महाजनों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा। लेकिन जब वे इस कर्ज को चुका नहीं सके तो उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें उनके हाथों से निकलती चली गईं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती अधिकांश भारतीय सिपाही भी इसी किसान वर्ग से आते थे, जो अपने गांव और परिवार को छोड़कर नौकरी कर रहे थे। इसलिए जब गांव में किसानों के बीच असंतोष बढ़ा तो उसका प्रभाव सेना में कार्यरत सिपाहियों पर भी पड़ा। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित मशीनों से बने सस्ते वस्त्र भारतीय बाजारों में बड़ी मात्रा में आने लगे, जिसका सीधा प्रभाव भारत के पारंपरिक कुटीर और हस्तकला उद्योगों पर पड़ा। भारतीय बुनकरों और कारीगरों को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जिसके कारण भारत का कपड़ा उद्योग धीरे धीरे बर्बाद हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कारण यानी तत्कालीन कारण को समझिए, जिसने सालों से बलती इस चिंगारी को आग का रूप दे दिया। 1857 में एक ऐसी घटना घटती है जिसने इस असंतोष को खुलकर विद्रोह में बदल दिया। ये तात्कालिक कारण सैनिकों से संबंधित था। भाई, अंग्रेज अब हमारे लिए एक नई एनफील्ड राइफल लेके आए हैं। तो क्या दिक्कत है, राइफल ही तो है, चला लेंगे यार। पूरी बात तो सुन। राइफल के कारतूसों में इन्होंने गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया है और इनको हमें मुंह से काटकर खोलना पड़ेगा। हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र थी, जबकि मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम था। इस कारण दोनों ही धर्मों के सिपाहियों ने इन कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया। हालांकि लॉर्ड कैनिंग ने स्थिति को संभालने के लिए विवादित कारतूसों को वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सेना के विभिन्न हिस्सों में अशांति फैल चुकी थी। मैं हूं मंगल पांडे। आज 29 मार्च 1857 का दिन है। मैं अभी बैरकपुर छावनी से ये वीडियो बना रहा हूं। आज मेरी नए कारतूसों को लेकर अफसरों से बहस हो गई है। हो सकता है मैं आज 2-4 को निपटा दूं। मंगल पांडे ने इन नए कारतूसों के विरोध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सिपाहियों ने इन कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें 10-10 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। ये घटना सेना के अन्य भारतीय सिपाहियों के लिए अत्यंत अपमानजनक थी और यही वो क्षण था जिसने विद्रोह की चिंगारी को भयंकर आग में बदल दिया। आइए अब विद्रोह के केंद्रों को समझते हैं कि आखिर ये विद्रोह कहां तक मार कर पाया। मेरठ से शुरू हुआ ये विद्रोह धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैलने लगा। पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक इसकी लपटें पहुंच चुकी थीं। विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार का आरा जिला शामिल थे। दोस्तों, मैं अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल हूँ। अवध से विद्रोह का नेतृत्व मैं ही कर रही हूँ। मैंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्थानीय जनता को संगठित कर लिया है और लखनऊ को विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना दिया है। और कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व मैं पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र यानी नाना साहब कर रहा हूँ। भाइयों, हम लोगों के नाम याद रखना, क्योंकि इसमें से मिलान करो वाले प्रश्न बहुत आते हैं। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व मैं रानी लक्ष्मीबाई कर रही हूँ। अंग्रेजों ने मेरे दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दी। कुछ भी जाए, लेकिन मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैंने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन अंततः उन्हें अंग्रेजों से पराजित होना पड़ा और ग्वालियर पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और बिहार में विद्रोह का नेतृत्व मैं जगदीशपुर का राजा कुंवर सिंह कर रहा हूँ। दोस्तों, अब तो अंग्रेजों की खैर नहीं। इस प्रकार विद्रोह अब केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व के साथ एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका था। साथियों, अब समझते हैं विद्रोह का दमन कैसे और किसने किया। 1857 का ये विद्रोह लगभग 1 वर्ष से अधिक समय तक चला, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी संगठित सैन्य शक्ति, आधुनिक हथियारों तथा बेहतर संचार साधनों के बल पर इस विद्रोह को दबाना शुरू कर दिया। मेरठ में विद्रोह भड़कने के लगभग 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। इस दौरान अंग्रेजों ने विद्रोह के प्रमुख केंद्रों पर सैन्य अभियान चलाकर उन्हें एक एक करके अपने नियंत्रण में ले लिया। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोहियों ने अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी जॉन निकोलसन के नेतृत्व में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुए विद्रोह को हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने दबा दिया। कानपुर में नाना साहिब के नेतृत्व में हुए विद्रोह को सर कॉलिन कैंपबेल द्वारा नियंत्रित किया गया। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, लेकिन जनरल ह्यू ग्रोस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने इन क्षेत्रों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। बरेली में खान बहादुर खान के नेतृत्व में हुए विद्रोह को सर कॉलिन कैंपबेल द्वारा दबाया गया, जबकि इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को कर्नल ऑन्सिल द्वारा नियंत्रित किया गया। बिहार में कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुए विद्रोह को भी अंततः विलियम टेलर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दबा दिया। इस प्रकार 1858 के मध्य तक अंग्रेजों ने विद्रोह के सभी प्रमुख केंद्रों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया और इस व्यापक विद्रोह को पूर्णतः समाप्त कर दिया। विद्रोह की असफलता के कारण। दोस्तों, हालांकि 1857 का विद्रोह काफी व्यापक था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे भारत में समान रूप से नहीं फैल सका।
विद्रोह मुख्य रूप से गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक ही सीमित रहा, जबकि सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग इससे अप्रभावित रहे। बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर तथा कश्मीर और राजपूताना के शासकों ने भी इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। वहीं दक्षिणी प्रांतों ने भी इससे दूरी बनाए रखी। यद्यपि नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे नेता अत्यंत बहादुर थे, लेकिन वे इस आंदोलन को समग्र रूप से संगठित नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। हमने तो पूरी ताकत लगा दी थी, मगर कुछ अपनों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया। सीमित संसाधन भी विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण बने। क्योंकि रेल, डाक, तार तथा परिवहन और संचार के अन्य साधन अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, जिसके कारण विद्रोहियों को हथियारों और धन की भारी कमी का सामना करना पड़ा। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के समृद्ध व्यापारियों और कई जमींदारों ने भी विद्रोह का समर्थन करने के बजाय अंग्रेजों की सहायता की, जिससे ये आंदोलन और अधिक कमजोर हो गया। विद्रोह का परिणाम। 1857 का ये महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। मैं लॉर्ड कैनिंग आज इलाहाबाद में घोषणा करता हूं कि अब से सीधा ब्रिटिश सरकार भारत का प्रशासन संभालेगी। भारतीय प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद का भारत के शासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। भारतीय प्रशासन तथा प्रशासन के संचालन के लिए भारत कार्यालय की स्थापना की गई। अंग्रेजों ने ये आश्वासन भी दिया कि वे भारत के लोगों के धर्म, सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में परिवर्तित किया गया तथा भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई। इसके साथ ही व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और शासकों को अपने दत्तक पुत्रों को उत्तराधिकारी बनाने की अनुमति प्रदान की गई। सेना का पुनर्गठन भी किया गया, जिसमें भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जबकि शस्त्रागार पर नियंत्रण ब्रिटिश शासन के हाथों में ही रखा गया। तो दोस्तों, 1857 का यह विद्रोह भले ही सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने हमारे शासन की नींव जरूर हिला दी थी। कुछ लोग इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मानना है कि दो भी थे, सब अपने निजी कारणों से लड़ रहे थे। बाकी आप मेरी बात से सहमत हैं या असहमत, कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो ब्रेन बोर्ड भाई से कौन सी चाहते हैं वो भी बताओ। वीडियो को वायरल करने की जिम्मेदारी अब आपकी। बाय।